हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिमांड फंक्शन को। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड टॉपिक को फिनिश किया है और आज हम लोग डिमांड फंक्शन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिमांड फंक्शन के मीनिंग से। डिमांड फंक्शन के मीनिंग को हम इससे पहले डायरेक्टली देखे हैं। आप ज़रा समझ लें कि यहाँ पे जो दो वर्ड्स हैं, एक है डिमांड और दूसरा है फंक्शन। इन दोनों का इंडिविजुअल मतलब क्या है? तो डिमांड का मतलब तो हम लोगों को पता है। डिमांड का मतलब हो गया क्वांटिटी जो डिमांड करी जा रही है, जिसको कंज्यूमर खरीदना चाहते हैं और खरीदने के कैपेबल भी हैं उस पर्टिकुलर प्राइस पे जिसको वो मांग करें, दैट इज कॉल्ड डिमांड। फंक्शन वर्ड का मतलब आप समझेंगे यहाँ पे, फंक्शन वर्ड कहीं पर भी हो तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम एक्सप्रेस करने के लिए रिलेशनशिप। ओके, इसको हम रिलेशनशिप दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जब मैं रिलेशनशिप कहती हूँ तो इसका मतलब है कि हम दो टर्म्स के बीच में संबंध बताते हैं। ओके, तो किसी भी दो टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप बताने वाले फैक्टर को हम फंक्शन से डिनोट करते हैं, कोट करते हैं। और जब हम डिमांड फंक्शन की एक साथ बात करें तो क्या हो जाएगा? फंक्शन मतलब तो पता लग गया, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू। एंड डिमांड फंक्शन में हम बात करेंगे कि डिमांड में कौन से दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, कौन से दो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम डिस्कस करते हैं क्वांटिटी जिसको डिमांड करी जा रही है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है? क्वांटिटी जो डिमांड करी जा रही है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जाएगी, ये किस किस पर डिपेंड करता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो प्राइस पे डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जाएगी, लेकिन क्या सिर्फ प्राइस है? नहीं, प्राइस के अलावा और भी फैक्टर्स हैं। इनकम कितना है कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है, उसको किस तरह के प्रोडक्ट पसंद है, वो किस तरह के प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस देता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब के सब अफेक्ट करते हैं किसी भी वस्तु की कितनी मात्रा डिमांड करी जाएगी उसे। तो जब हम डिमांड फंक्शन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है और उस क्वांटिटी डिमांडेड को कितने फैक्टर या कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसके बीच के फंक्शनल रिलेशनशिप को हम डिमांड फंक्शन से दिखाते हैं। व्हाट इज डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप between quantity demanded for a particular commodity and the factors influencing it। कैसे लिख सकते हो आप इसको? तो आप इसको लिख सकते हो, डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल, या रेफर्स टू की जगह पे आप लिखो डिमांड फंक्शन शोज यहीं पे लिखते हैं, डिमांड फंक्शन शोज रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी demanded for a commodity and
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट, और वो तमाम फैक्टर्स जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी के डिमांड को अफेक्ट करेंगे और कितनी क्वांटिटी में उस पर्टिकुलर कमोडिटी को डिमांड किया जाएगा, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करेंगे हम उसे ही कहेंगे डिमांड फंक्शन। अब है कि डिमांड फंक्शन को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं एक्सप्रेस। तो बिफोर एक्सप्रेसिंग द डिमांड फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन वी हैव टू नो कि जब डिमांड जो है वो आपके उसके दो कॉन्सेप्ट हैं। डिमांड को जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके दो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, है ना। सबसे पहला हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअल डिमांड, और दूसरा हम डिस्कस कर रहे हैं मार्केट डिमांड। तो जब हम डिमांड फंक्शन डिस्कस करेंगे तब भी हमें दो टाइप ऑफ फंक्शन डिस्कस करने पड़ेंगे, जैसे कि इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और सेकंड में मार्केट डिमांड फंक्शन। तो इन दोनों को हम लोग इक्वेशन वाइज एक्सप्रेस करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि आप इसको कर नहीं सकते, आप इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हो, बट दोनों को और ज़्यादा हम क्लियर करते हुए आपके डिमांड फंक्शन को एक्सप्रेस करेंगे। अच्छा, फिलहाल इसको आप ऐसे देख लो कि डिमांड फंक्शन को अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिमांड को हम डी से दिखाएंगे इज इक्वल्स टू एफ, जो कि दिखाएगा क्या, फंक्शनल रिलेशनशिप। एंड इधर लिखेंगे हम वो तमाम फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, जैसे कि सबसे पहले अगर हम डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी की बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक्स है एक वस्तु, उसकी कितनी मात्रा की मांग करी जा रही है और वो डिपेंड करती है उस वस्तु की कीमत पर। सबसे पहले प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, है ना। उसके अलावा आपका क्या था, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेड प्राइस राइज इन प्राइस या फ्यूचर एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। उसके अलावा साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, और क्या था आपका, तो उसके अलावा था आपका सीजन एंड वेदर एंड और भी अदर फैक्टर्स थे आपके, सच एज फैक्टर्स में और क्या थे आपके। तो उसके अलावा एक और पॉइंट था जो हम लोगों ने मार्केट डिमांड में पढ़ा था, दैट वाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए आपके, और इन सारे फैक्टर्स को हम क्या कह रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। और जब इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो ये बन जाएगा डिमांड फंक्शन, जहाँ पे एक तरफ है डिमांड, दूसरी तरफ वो सारे फैक्टर्स जो कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब ये हो गया आपका डिमांड फंक्शन, क्लियर, जहाँ पे आप इस इक्वेशन को लिख के बता दो कि ये सारे फैक्टर्स आपके क्या क्या हैं। जैसे डी एक्स को क्या लिखोगे, डिमांड फॉर द कमोडिटी एक्स, एफ क्या लिखोगे, फंक्शनल रिलेशनशिप, पी एक्स लिखोगे प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, पी आर लिखोगे प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, टी लिखोगे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, आई लिखोगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ई एक्स लिख दोगे एक्सपेक्टेशन फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन फॉर चेंज इन द प्राइस, ओके। एस लिख दोगे सीजन एंड वेदर या साइज एंड कंपोजिशन, डब्ल्यू से लिख दोगे वेदर, डी से लिख दोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और ये हो गया आपका डिमांड फंक्शन। अच्छा, मैं बता दी थी आपको इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में भी सेम चीज़ हो जाएगी जो यहाँ पे है ना। ये भी क्या हो जाएगा, तो फंक्शन है यानी कि फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाएगा। तो ये रिलेशनशिप शो करता है किसके किसके बीच में, दो चीज़ों के बीच में। पहली चीज़ इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है, और दूसरी चीज़ वो सारे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल
डिमांड को। ठीक, तो इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स और इंडिविजुअल डिमांड, इन दोनों के बीच के फंक्शनल रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, देखो तो जरा, यहाँ पे हम QX लिखे अगर, तो QX क्या हो जाएगा? क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, ऐसा हो सकता है। आप इसको QX ना लिख के DX लिख दो, और ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, F हो जाएगा फंक्शनल रिलेशनशिप, और इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या हो जाएंगे? सबसे पहले प्राइस, उसके बाद प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, उसके बाद क्या हो जाएगा? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन फॉर चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये हो गया आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। सिमिलरली मार्केट डिमांड फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शनल रिलेशनशिप, it shows the functional relationship between the two. First, market demand, or second, determinants of market demand. मार्केट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स और मार्केट डिमांड के बीच के रिलेशनशिप को दिखाने वाले टर्म को हम मार्केट डिमांड फंक्शन के नाम से जानते हैं। इसको आप कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो dx बराबर f इंटू px pr t i ex कॉमा s w d। ओके, ये हो गया मार्केट डिमांड, जहां पे आप लिख दोगे सिंपली dx हो गया मार्केट डिमांड फॉर द कमोडिटी x कमोडिटी की मार्केट डिमांड को आप dx से दिखा रहे हो। f से क्या दिखा रहे हो? तो फंक्शनल रिलेशनशिप को। px से क्या दिखा रहे हो? प्राइस ऑफ द कमोडिटी x को। pr से क्या दिखा दोगे? प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी को। t से दिखा दोगे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर को, है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट आप i से दिखाओगे इनकम ऑफ द कंज्यूमर को। उसके बाद ex हो गया बिजनेस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन फॉर चेंज इन द प्राइस। s हो जाएगा साइज एंड कंपोजिशन। w हो जाएगा आपका क्या? वेदर, सीजन एंड वेदर। d हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बस आपको बस ये सिंपली लिख देना है, खत्म हो गई कहानी आपके मार्केट डिमांड फंक्शन की एंड इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन की। तो इसी के साथ आपका मार्केट डिमांड फंक्शन एंड इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन का जो टर्म है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो डिमांड फंक्शन जो टॉपिक है बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा टॉपिक है, और ये हम लोग बिल्कुल इसी तरह से एक लाइन में याद रखेंगे। डिमांड फंक्शन में याद रखना कि डिमांड और डिटर्मिनेंट्स के बीच के रिलेशनशिप, तो इसी तरह से इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड भी आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। ये टॉपिक हमारा होता है कंप्लीट। अब बात करेंगे डिमांड शेड्यूल के बारे में। कि किसी भी कमोडिटी के डिमांड को हम शेड्यूल के फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, और डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है, उसको हम डिफाइन कैसे करें। सबसे पहले हम उसके मीनिंग को देख लेंगे, फिर उसको हम टेबल के फॉर्म में बना के देख लेंगे, एंड कैसे हम डिमांड शेड्यूल का टेबल ड्रॉ कर सकते हैं हम वो भी सीख लेंगे। Okay. So the next topic is demand schedule. अब देखो, जहां कहीं पे भी शेड्यूल वर्ड आता है,
क्या जानना है उसके बारे में? शेड्यूल का जो मतलब है वही, बाकी डिमांड का तो वही मतलब है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। शेड्यूल वर्ड का मतलब होता है जब भी हम किसी भी टर्म को टेबल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको शेड्यूल कहते हैं, ठीक है। तो शेड्यूल का मतलब होता है टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक, उसको कहते हैं हम टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन। इसको आप अगर थोड़ा समझना चाहो तो एक सेकेंड के लिए इसको पॉज करो और फटाफट से आप समझो कि हम किसी भी टर्म को प्रेजेंट जो करते हैं तो प्रेजेंटेशन के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका टेक्सचुअल फॉर्म, दूसरा तरीका टैब्यूलर फॉर्म, 11th में हम लोगों ने ये पढ़ा भी है, और तीसरा तरीका होता है ग्राफिकल फॉर्म, ठीक है, मतलब डायग्राम के फॉर्म में। टेक्स्ट के फॉर्म में, अच्छा मैंने बोला किसी भी चीज़ को, हम यहाँ पे डिमांड पढ़ रहे हैं तो डिमांड को भी हम 3 तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके डेफिनेशन को हमने सबसे पहले टेक्स्ट के फॉर्म में लिख के देखा है ना, इसको डिफाइन किया हुआ था, तो वो टेक्सचुअल फॉर्म हो गया। टैब्यूलर फॉर्म में जब बात करेंगे तो मतलब डिमांड को हम शेड्यूल के फॉर्म में बनाएंगे, जो कि हम अभी कर रहे हैं। और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम क्या करेंगे, तो डिमांड के कर्व को ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, तो वो हो जाएगा आपका डिमांड कर्व। तो इस तरह से प्रेजेंटेशन में हम 3 टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्सचुअल, टैब्यूलर एंड ग्राफिकल। उसमें से हमारा टेक्सचुअल हो चुका है, टैब्यूलर पे हम चल रहे हैं, ग्राफिकल पे हम पहुंचेंगे। तो मैं बता रही थी आपको डिमांड शेड्यूल के बारे में, तो किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी के डिमांड को जब हम टैब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे ही कहेंगे डिमांड शेड्यूल। सिंपल। व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? सो डिमांड शेड्यूल is a tabular representation showing various quantities of a commodity demanded at a various level of price during a given period of time। मैंने सिंपल शॉर्ट में आपको बताया कि डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, या फिर इसको कैसे डिफाइन करो, तो डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। इसी को डिमांड के डेफिनेशन को, मीनिंग को आप डिटेल में बोल दो तो क्या बोलोगे, टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन फॉर द वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड फंक्शन हो, डिमांड शेड्यूल हो जाएगा आपका। अच्छा, डिमांड शेड्यूल के भी 2 कॉन्सेप्ट हैं, डिमांड शेड्यूल के भी 2 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। सबसे पहला इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और दूसरा हो जाएगा आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब हम लोगों को ये दोनों टर्म समझने हैं, और देखो कुछ नहीं करना है, जो आप पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, बस वही है। डिमांड शेड्यूल इज अ टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज द टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, क्या हो जाएगा, ये भी तो एक तरह का टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन है। इट इज ऑल्सो अ tabular representation of an individual demand for a product। एक प्रोडक्ट के इंडिविजुअल डिमांड को जब हम टैब्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे ही कहेंगे
इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक इसी तरह से मार्केट डिमांड शेड्यूल को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो इट इज ऑल्सो अ टैबुलर रिप्रेजेंटेशन फॉर market demand. It is a tabular representation of market demand for a particular product. इसी को आप लॉन्ग वे में लिख सकते हो, मतलब डिटेल फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे मार्केट डिमांड टर्म का इस्तेमाल कर लिया, मार्केट डिमांड को आप डिटेल में लिख दो। इसी तरह से यहाँ मैंने इंडिविजुअल डिमांड बोल दिया, तो इंडिविजुअल डिमांड को आप डिटेल में लिख दो। इंडिविजुअल डिमांड का डेफिनेशन लिख दो, वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर। जब उसको हम टैबुलर फॉर्म में दिखाएंगे तो वो हो जाएगा आपका इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और ठीक उसी तरह से मार्केट डिमांड को भी आप डिफाइन कर दो डिटेल में, हो गया आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इसको हम बना के देखेंगे। ठीक, इंडिविजुअल शेड्यूल को अब हम लोग बना के देखेंगे। तो शेड्यूल बनाने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हम इंडिविजुअल डिमांड बना रहे हैं और ये आपको क्या दिखलाता है, रिलेशनशिप दिखलाता है वेरियस क्वांटिटीज़ के बीच में और कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है उसके बीच में। सबसे पहले तो प्राइस लेंगे जो कि हम रुपीज़ में ले रहे हैं, और दूसरे में हम ले लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड को, कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर उसको। और यहाँ पे आप यूनिट्स ले लो किस में मेज़र कर रहे हो, और उसके बाद आप यहाँ पे दिखा दो प्राइस जो है। हमने क्या पढ़ा है कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे उस प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है, घटती जाती है। वो आपकी धीरे धीरे घटती जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे क्वांटिटी ले रहे हैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के द्वारा जो डिमांड करी जा रही है उसकी, और जिस प्रोडक्ट की डिमांड करी जा रही है उसकी हम कीमत को ले रहे हैं। और हमने क्या कर दिया है, तो हमने देखा कि जैसे जैसे प्राइस जो है वो बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी जो डिमांड करी जा रही है बाय एन इंडिविजुअल फर्म वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज करता जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हो प्राइस जब 5 रुपीज़ पर यूनिट है तो क्वांटिटी डिमांडेड है 100 यूनिट्स। प्राइस जब बढ़ी 5 से 10 तो क्वांटिटी डिमांडेड घट गई 100 से 75। ठीक उसी तरह से प्राइस जब 10 से बढ़ के 15 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड फिर से घट गया 75 से 60 यूनिट्स। 15 से 20 हुआ जब प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड 60 से 50 हो गया, और 20 से 25 जब रुपीस पर यूनिट प्राइस हुआ है देन क्वांटिटी डिमांडेड 50 से रिड्यूस होके हो गया है 20। सो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को हमने यहाँ पे ड्रॉ किया और हमने देखा कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल को भी बना के देखेंगे। और मार्केट डिमांड शेड्यूल को बनाने के लिए भी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो प्राइस ले लेंगे रुपीज़ में, क्वांटिटी जो कि डिमांड करी जा रही है बाय कंज्यूमर ए। सपोज करेंगे कि एक मार्केट में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए 2 कंज्यूमर्स हैं, ऐसा आप सपोज करें। तो सिर्फ 2 ही कंज्यूमर हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ए और बी। तो जब हम मार्केट डिमांड निकालते हैं तो मार्केट डिमांड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, मार्केट डिमांड मतलब जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनके द्वारा जो डिमांड हो रहा है उसको जोड़ेंगे तो मार्केट डिमांड निकल आएगा। तो मार्केट डिमांड निकालने के लिए ए प्लस बी करेंगे, यानी कि ए बी के द्वारा जितना भी क्वांटिटी डिमांड करा जा रहा है उन सबको हम जोड़ देंगे तो मार्केट डिमांड निकल आएगा। ठीक, यहाँ पे हम ले लेते हैं प्राइस, और सपोज प्राइस है 5, 10, 15,
20। क्वांटिटी डिमांडेड है, ए के द्वारा है आपकी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है 50, 40, 30, 20, और बी जो है वो डिमांड कर रहे हैं 40, 35, 25, 15। अब जब मार्केट डिमांड निकलेगा तो हम इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। मार्केट डिमांड को निकालने के लिए ए और बी जो दो अलग अलग कंज्यूमर्स हैं उनके द्वारा कितनी क्वांटिटी डिमांड करी जा रही है उसको हम सिंपली ऐड कर लेंगे तो मार्केट डिमांड निकल आएगा। 5 रुपए के प्राइस पे मार्केट डिमांड निकालने के लिए क्या करेंगे, 50 + 40 = 90। 10 रुपीज़ पर कितना मार्केट डिमांड है निकालने के लिए, 40 + 35 75। 15 रुपीज़ प्राइस पे 30 + 25 55, एंड 20 रुपीज़ के प्राइस पे 20 + 15 = 35। अब आप क्या देख रहे हो, मार्केट डिमांड हमने कैसे निकाल लिया, तो जितने भी इंडिविजुअल डिमांड्स थे मार्केट में बाय एन इंडिविजुअल फर्म्स, बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, हमने उनके डिमांड को सिंपली ऐड कर दिया। जब हमने ये किया तो हमें मार्केट डिमांड निकल आया, हमें मिल गया। मार्केट डिमांड के निकल आने से हम देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है मार्केट डिमांड जो है वो आपका क्या होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। 5 रुपए प्राइस जब है पर यूनिट तो मार्केट डिमांड है 90 यूनिट्स। फिर जब प्राइस बढ़ करके 10 रुपीज़ हुआ है देन आपका मार्केट डिमांड हो गया है 75। उसके अलावा जब आपका प्राइस 10 से बढ़ करके 15 रुपए पर यूनिट हो गया तो मार्केट डिमांड जो है वो 75 से घट के 55 यूनिट्स रह गया, और 15 रुपीज़ पर यूनिट प्राइस से बढ़ के प्राइस जब हुआ 20 रुपीज़ पर यूनिट, then quantity demanded by all the consumers in the market will reduced from 55 units to 35 units. So ये बिल्कुल क्लियर है शेड्यूल फॉर्म से, टैबुलर फॉर्म से, कि जैसे जैसे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा ठीक वैसे वैसे मार्केट डिमांड आपका घटता जाएगा। सेम हमने इंडिविजुअल डिमांड के केस में देखा, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड बाय एन कंज्यूमर, बाय एन इंडिविजुअल कंज्यूमर, वो भी घटता जाता है। तो शेड्यूल का मतलब होता है दिस, टैबुलर फॉर्म। टेबल के फॉर्म में इंडिविजुअल डिमांड को जब हम दिखाएं तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और टेबल के फॉर्म में जब हम मार्केट डिमांड को दिखाएं तो उसे कहते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। इसी के साथ हमारा जो डिमांड शेड्यूल का टॉपिक था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, और अब हम लोगों को पढ़ना है डिमांड कर्व के बारे में। क्या है डिमांड कर्व, उसके कितने कॉन्सेप्ट हैं, और डिमांड कर्व को हम ड्रॉ करके देखेंगे, उसके शेप को देखेंगे एंड उसके स्लोप को देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है इसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।